पहले ये जो जगह थी ये बाबा साहब का घर हुआ करता था, उनकी कोठी थी, जिसे बाद में इस तरह से बदलकर बनाया गया और एक मेमोरियल के रूप में इसे बनाया गया, जिसमें बाबा साहब से जुड़े हुए जो जगह रही उन्हें यहाँ पर वॉल पर उनकी फ़ोटोज़ लगाई गई हैं, वॉल पर शो किया गया है। इनमें सबसे पहले है महू, ठीक है, महू, जहाँ महू जो मध्य प्रदेश में है, और महू को भी हम देखेंगे ना तो MHOW मतलब मिलिट्री हेड क्वार्टर ऑफ वॉर, ठीक है। ये कैंटोनमेंट था, मतलब छावनी थी, क्योंकि बाबा साहब के जो पिताजी थे, हाँ थोड़ा आगे आ जाए, क्योंकि बाबा साहब के जो पिताजी थे वो ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे। बाबा साहब का यहाँ जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में। आगे एल्फिस्टन कॉलेज है मुंबई का। एल्फिस्टन कॉलेज में बाबा साहब एडमिशन लेने वाले वंचित और अछूत समाज से पहले व्यक्ति बने थे, क्योंकि पहले वंचित और अछूतों को हायर एजुकेशन के, उच्च शिक्षा के अधिकार नहीं थे। बाबा साहब ने यहाँ पर एडमिशन लिया और यहाँ से अपनी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन BA कंप्लीट करी थी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। आगे है रत्नागिरी जिले का दापोली गांव। बाबा साहब के पिताजी जब ब्रिटिश आर्मी से रिटायर्ड हो गए, तब रिटायर्ड होने के बाद वो यहाँ पर आकर रहने लगे थे। ये लक्ष्मी विलास महल है। लक्ष्मी विलास महल ये बड़ौदा के एक महाराज सयाजीराव गायकवाड़ का महल था, जहाँ पर बाबा साहब ने अपनी BA कंप्लीट करने के बाद लेफ्टिनेंट के पद पर नौकरी करी थी। ये बॉम्बे हाई कोर्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट से बाबा साहब ने अपनी वकालत की शुरुआत करी, एज ए लॉयर प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, क्योंकि 1922 में बाबा साहब लंदन के ग्रेजिन से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री अर्जित कर चुके थे। ये नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह है, जो बाबा साहब के जीवन का दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था, क्योंकि पहले वंचित और अछूतों का मंदिर में प्रवेश निषेध था, उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था। यहाँ तक कि हम आज के भारत में भी बात करेंगे तो आज भी भारत में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। तब एक सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए बाबा साहब ने इस कालाराम मंदिर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और वंचित अछूतों को मंदिर में प्रवेश दिलाया था। इसके बारे में आगे और भी जानकारी हम लेंगे। देखो, ये गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है मुंबई का। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में बाबा साहब पहले एक प्रोफेसर के रूप में, एक टीचर के रूप में अपनी नौकरी करते हैं, सर्विस देते हैं। फिर बाद में बाबा साहब की जो हाईली एजुकेशन के बेस पर, उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर इस कॉलेज का बाबा साहब को प्रिंसिपल बना दिया गया, क्योंकि बाबा साहब पहले ऐसे इंडियन हैं, पहले ऐसे भारतीय हैं जो डबल डॉक्टरेट होल्ड करता है इकोनॉमिक्स में। और केवल इंडिया के डबल डॉक्टरेट नहीं है बाबा साहब, बल्कि इंडिया के साथ साथ पूरे एशिया के डबल डॉक्टरेट हैं, और इस रिकॉर्ड को आज तक भी कोई नहीं तोड़ सका है। ठीक है, ये लंदन ब्रिज है। लंदन का एक तरह से देखेंगे तो प्रतीक चिन्ह यहाँ पर एक सिंबल दिखाया है बस, क्योंकि 1916 में बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया था, डॉक्टरेट ऑफ साइंस के लिए। ग्रेजिन में एडमिशन लिया था बैरिस्टर एट लॉ के लिए। तो एक आइकन यहाँ पर सिर्फ शो किया गया है। ठीक है, पीछे मुड़ जाइए आप लोग, छोटे बच्चे आगे अपने आप आगे आ जाया करो, आगे ले जाते आगे फोटो के बारे में मना कर रहे हैं, खींचने की तो जैसे धक्का मुक्की नहीं, आराम से खड़ो जाए। देखो, ये एग्जिबिट सेकंड है, और यहाँ पर देखेंगे हम कि बाबा साहब के मॉडर्न इंडिया में क्या क्या योगदान रहे, भारत को आधुनिक बनाने में बाबा साहब ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, क्या योगदान दिए। सबसे पहले देखेंगे तो वोटिंग का अधिकार। पहले जो वोट डालने का अधिकार था वो कुछ सामंतों को, टैक्स देने वाले लोगों को, पूंजीपतियों को, ग्रेजुएट पर्सन को, और उनमें भी सिर्फ पुरुषों को ये अधिकार थे। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि महिलाओं के जो वोट थे वो उनके पति डाला करते थे। तब बाबा साहब ने कहा ये गलत है, क्योंकि हमें एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को डेवलप करना है, मतलब एक सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना करनी है जिसमें सबकी समान भागीदारी होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि अगर एक प्योन वोट करे, एक चपरासी वोट करता है, तो उसकी भी वोट की वैल्यू उतनी होनी चाहिए जितना कि एक PM की हो। तब बाबा साहब ने हमें 1 वोट 1 वैल्यू की पॉलिसी दी, जिसके आधार पर आज हम सभी लोग वोट कर पाते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है, और प्रस्तावना को हम देखते हैं तो प्रस्तावना एक तरह से देश का आईना होता है, क्योंकि हमें जो भी राइट्स हैं, इक्वलिटी राइट्स हैं, जस्टिस, जो अधिकार हमें मिले हैं, हमारा संविधान हमें देता है। ये सबसे पहले जब 26 जनवरी मनाई गई, 26 जनवरी 1950 की ओरिजिनल फ़ोटो है। पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो राष्ट्रपति होते थे, इस तरह रथ पत्तियों में आते थे। अभी मॉडर्न इंडिया में कुछ इस तरह से हम नीचे देखेंगे, तो उस तरह से हम 26 जनवरी को मनाते हैं। देखो, वुमेन एजुकेशन पर, महिला शिक्षा पर बाबा साहब का सबसे ज़्यादा फोकस रहा था, क्योंकि बाबा साहब का ये मानना था
कि किसी भी समाज या समुदाय के अगर पुरुष शिक्षित होते हैं तो शिक्षा केवल एक परिवार और एक समुदाय तक ही सीमित होकर रह जाएगी। यदि उसी परिवार की महिलाएं शिक्षित होंगी तो शिक्षा का प्रसार कई पीढ़ियों तक और कई परिवारों तक शिक्षा का विस्तार होगा। और अगर किसी परिवार की महिला शिक्षित होती है तो उसकी आने वाली हर एक पीढ़ी शिक्षित होगी। देखो ये फैक्ट्री एक्ट है, धीरे धीरे इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये फैक्ट्री एक्ट है। जब 1942 में बाबा साहब बॉम्बे वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर अपॉइंट हुए, तब उसी में से बाबा साहब को लेबर मिनिस्टर बनाया गया, श्रम मंत्री। तब बाबा साहब ट्रेड यूनियन एक्ट और फैक्ट्री एक्ट में सुधार करते हैं। पहले लोगों को 14-14, 16-16 घंटे काम करना पड़ता था, मजदूरी करनी पड़ती थी। बाबा साहब ने उसमें सुधार किया और 14-16 से घटाकर 8 घंटे का प्रावधान किया। और ये प्रावधान भी किया कि अगर किसी से 8 घंटे से भी ज़्यादा काम लिया जाएगा तब उसका एक्स्ट्रा पे, ओवर टाइम उसे पे किया जाएगा। आज हमारे लिए PF, ESI पेंशन की जो सुविधा मौजूद है, इसका भी प्रावधान बाबा साहब ने उस समय किया था। आज महिलाओं को सर्विस में रहते हुए जो मैटरनिटी लीव दी जाती है, जो उनकी डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद तक फुल्ली पेबल होती है, इसका भी प्रावधान बाबा साहब ने उस समय किया था। आज हमारे लिए PF, ESI पेंशन की पहले महिलाओं को कम सैलरी मिलती थी पुरुषों की अपेक्षा। बाबा साहब ने कहा ये गलत है, क्योंकि जब दोनों समान कार्य करते हैं समान अवधि तक, तो दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। तो महिला और पुरुष आज जो दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब इक्वल सैलरी मिलती है। ये नहीं कि महिलाओं को कम और पुरुषों को ज़्यादा, ठीक है। तो इसका प्रावधान बाबा साहब ने किया था। महिलाओं को आज हम देखेंगे तो महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, हर फील्ड में मार्च कर रही हैं, चाहे वो मास कम्युनिकेशन हो, मास मीडिया हो, डिफेंस हो। देखिए डेमोक्रेसी में अगर हम बात करेंगे तो एक छोटे से गाँव की प्रधान से लेकर महिलाएँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद तक पहुँच चुकी हैं। ब्यूरोक्रेसी में देखेंगे तो एक छोटे से क्लर्क से लेकर IAS, IPS, जज और सेक्रेटरी लेवल तक महिलाएं पहुंच चुकी हैं, जिसमें बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान था। भाई वीडियो भेज दिए मैं तो, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पर बाबा साहब के बचपन को हम देखेंगे। बाबा साहब के बचपन को दर्शाया गया है। देखो बाबा साहब की जो शादी हुई थी वो माता रमाबाई से बचपन में हो गई थी, क्योंकि बचपन में इसलिए क्योंकि उस समय बाल विवाह प्रचलन में थे। तो बाबा साहब की शादी जो हुई लगभग 9 से 11 साल, 11 से 13 साल के बीच बाबा साहब की एज रही थी, और माता रमाबाई की 9 से 11 वर्ष के बीच एज रही होगी। बाबा साहब का जो स्कूल में एडमिशन हुआ था वो बाबा साहब के पिताजी की सिफारिश के आधार पर हुआ था, क्योंकि बाबा साहब के जो पिताजी थे ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे। तो इस आधार पर बाबा साहब को स्कूल में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन बहुत सारे टर्म्स, कंडीशन, बाउंडेशन ऐसी थी कि वो क्लास के अंदर नहीं बैठ सकते थे उन सभी सवर्ण बच्चों के साथ। सवर्ण समझते हो, जो पूछी जाती थी बैठने के लिए उनकी व्यवस्था वहाँ की जाती जहाँ सब लोग अपने जूते चप्पल उतारते थे, ठीक है। और हाँ, गेट के बाहर पीने का, और उस समय जो बैठने का टाट हुआ करता था उन्हें अपने घर से लेकर आना पड़ता था, छुट्टी के बाद उसे वापस लेकर जाना पड़ता। पीने का भी पानी या तो अपने घर से लेकर आएंगे, वरना स्कूल में पब्लिक प्लेस पर उन्हें पानी पीने नहीं दिया जाएगा। एक पियोन था चपरासी जो बाबा साहब को ऊपर से पानी डालकर इस तरह से पिलाया करता था। तो बाबा साहब लिखते भी हैं अपनी एक किताब वेटिंग फॉर वीज़ा में कि जिस दिन वो पियोन एब्सेंट रहता था या छुट्टी पर रहता था, उस दिन मुझे पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता था। यहाँ तक कि नाई भी उनके बाल नहीं काटते थे, ये कहकर कि हम जानवर और पशुओं के बाल काट सकते हैं, तुम जैसे लोगों के बाल नहीं काटेंगे। तो बाबा साहब के बाल भी उनकी बड़ी बहन काटा करती थी, जिसका नाम तुलसा था, ठीक है। स्केच फॉर्म में हम पीछे भी देखेंगे तो स्केच फॉर्म में दिखाया गया है कि बाबा साहब की पढ़ने में कितनी रुचि रही, ठीक है। बाबा साहब ने कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की थी, मांग नहीं की थी कि मेरे पास भी अच्छा बैग होगा, जूते होंगे, या जो सुविधा सवर्ण बच्चों के पास है वो मेरे पास होगी, तभी स्कूल जाऊंगा। हर सिचुएशन में बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई को समर्पित किया, चाहे किसी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ना हो, किसी फुटपाथ पर, चबूतरे पर। देखो एक बार एक पैनल इंस्पेक्शन स्कूल में आता है। पैनल इंस्पेक्शन का मतलब जो बाहर से टेस्ट करने के लिए आते हैं, निरीक्षण करने के लिए। पैनल इंस्पेक्शन स्कूल में आया और उसने एक क्वेश्चन पुट अप किया, एक क्वेश्चन पूछा। तो क्लास के अंदर बैठे हुए जो सवर्ण बच्चे थे, जो हाई कमेटी के स्टूडेंट थे, उस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दे पाए। पीछे से एक हाथ उठा, हाथ बाबा साहब का था। बाबा साहब उस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर दे देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो टीचर बाबा साहब को बोर्ड पर सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं। तो बाबा साहब जैसे ही बोर्ड की तरफ बढ़े उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उन्हें रोक दिया गया।
इसलिए क्योंकि उस समय का जो ब्लैक बोर्ड था वो एक टेबल पर रखा हुआ था और उसी टेबल पर उन सभी सवर्ण बच्चों के लंच बॉक्स रखे हुए थे। बाबा साहब को इसलिए रोका गया कि अगर वो बोर्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे और उनकी परछाई अगर लंच बॉक्स या बोर्ड पर जाएगी तो उनका खाना, बोर्ड, लंच बॉक्स सभी अपवित्र और दूषित या अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, आराम से चलो, ठीक, आराम से, बहुत आराम से, इधर ही रुकना, इधर ही रुकना, बेटा ये बातें बहुत जरूरी है। ठीक है, जो पीछे बस जाओगे ज़्यादा तो कम कीजिए। देखो, बाबा साहब ने जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, जब बीए कंप्लीट कर ली थी, तो बाबा साहब के पिताजी सूबेदार राम जी ये चाहते थे कि मेरा बेटा भी आगे चलकर बड़ा काम करे, महान बने और पढ़े। लेकिन उसी समय 2 फरवरी 1913 को बाबा साहब के पिताजी सूबेदार राम जी का निधन हो गया और बाबा साहब की आगे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाधित हो गई। तब बाबा साहब के एक प्रोफेसर थे, एक टीचर थे, दादा अर्जुन कैलोस्कर। वो ये जानते थे कि बाबा साहब कितने इंटेलिजेंट और कितने इंटेलेक्चुअल हैं। तब वो बाबा साहब की सिफारिश करते हैं सयाजीराव गायकवाड़ से, जो बड़ौदा के महाराज थे। उन्होंने कहा, महाराज ये बच्चा आगे चलकर कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तब सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहब को विदेश जाकर पढ़ने के लिए 11.5 पाउंड की स्कॉलरशिप दी। ठीक है, उन्होंने बाबा साहब को स्कॉलरशिप तो दिया, लेकिन उसके साथ एक बॉन्ड भी रखा, एक एग्रीमेंट किया कि हम आपको पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप तो दे रहे हैं, लेकिन जब आप विदेश से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस भारत लौटेंगे तब आपको हमारी रियासत में 10 साल तक नौकरी देनी पड़ेगी, सर्विस करनी पड़ेगी। बाबा साहब उनसे स्कॉलरशिप ले लेते हैं और देखो कोलंबिया में स्टडी के लिए चले गए न्यूयॉर्क। कोलंबिया में बाबा साहब ने एडमिशन लिया पोस्ट ग्रेजुएशन में और मेन सब्जेक्ट था यहाँ पर इकोनॉमिक्स। लेकिन इसके अलावा बाबा साहब ने बहुत सारे एंसिलरी सब्जेक्ट पढ़े, अभी देख लेना, बहुत सारे एंसिलरी सब्जेक्ट पढ़े। बाबा साहब ने यहाँ से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और देखो आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन जा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, डॉक्टरेट ऑफ साइंस के लिए। ग्रेजिंग में एडमिशन लिया था बैरिस्टर एट लॉ के लिए। लेकिन उसी समय आगे आ जाओ, लेकिन उसी समय जो प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, उस प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव लंदन में ज़्यादा था। तो बाबा साहब को बड़ौदा से जो स्कॉलरशिप मिल रही थी 11.5 पाउंड की, 11.5 पाउंड की जो बाबा साहब को स्कॉलरशिप मिल रही थी वो फिर डिसकंटिन्यू हो गई, मतलब वो बंद हो गई, जिसकी वजह से बाबा साहब को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर लंदन से वापस भारत लौटना पड़ा। बाबा साहब वापस भारत लौटे और देखिए बड़ौदा बता रहे हैं वो कि क्या था ना, तो वो सुन रहे थे बच्चे। बाबा साहब बड़ौदा पहुंचे। ये बड़ौदा के महाराज हैं सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया था और ये उनका लक्ष्मी विलास महल है। तो जैसा कि बाबा साहब और महाराज के बीच एग्रीमेंट हुआ था, बॉन्ड हुआ था कि जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस भारत लौटेंगे तो 10 साल तक आपको हमारी रियासत में नौकरी करनी पड़ेगी। उस आधार पर देखो बाबा साहब बड़ौदा रियासत में मिलिट्री अकाउंट ऑफिस में ऐसे पीसीएस ऑफिसर, मिलिट्री सेक्रेटरीट की पोस्ट पर, मतलब सैन्य सचिव के पद पर नौकरी करते हैं। लेकिन यहाँ भी इतना भेदभाव सहन करना पड़ता है कि अगर वो फाइल मांगते हैं पियोन से, तो पियोन भी दूर से फेंक कर फाइल देते हैं। पानी मांगते हैं तो कोई चपरासी पानी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। बाबा साहब ने तब इसकी शिकायत महाराज से की कि महाराज, मैं अपने समाज में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे शिक्षित व्यक्ति हूँ, आपने भी मुझे इतने बड़े पद पर नियुक्त किया है, लेकिन फिर भी मेरे साथ इस तरह का भेदभाव यहाँ किया जाता है। महाराज ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी जाति प्रथा अपनी चरम सीमा पर फैली हुई है और मैंने भी आपको इतने बड़े पद पर नियुक्त करके, इतने बड़े पद पर बिठाकर एक क्रांति को जन्म दे दिया। क्योंकि जो ऊंची जाति के लोग थे, जो सवर्ण थे, वो महाराज के भी विरोध में उतर गए। इंडिया के नहीं बल्कि एशिया के डबल डॉक्टरेट, वहाँ पर बाबा साहब ने एक बुक लिखी थी, एक किताब लिखी थी और इसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो आज हम भारत के सबसे बड़ा बैंक जो देखते हैं, अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाबा साहब की लिखी हुई एक थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ के ऊपर बना है। द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ के ऊपर भारत के सबसे बड़े बैंक की स्थापना हुई। और ये जो क्वेश्चन था, ये कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ का बेटर की किस लिखी हुई एक किताब पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो वो थी द प्रॉब्लम ऑफ हमें 3 ये 1922 में बाबा साहब ने लंदन के ग्रेजिंग से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री अर्जित की। उस समय की बाबा साहब ने हमें 3 मूल मंत्र दिए
शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षित होकर ही संगठित हुआ जा सकता है और संगठित समाज ही संघर्ष करता है। तभी बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया था और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी से जो पैसा मिला था, जो फंड मिला था, उससे औरंगाबाद में मिलिट्री कॉलेज की स्थापना करी। दूसरा भी एक कॉलेज था, सिद्धार्थ कॉलेज, जो कि मुंबई में था। ये बाबा साहब की सेकंड वाइफ है। हालांकि जाति से ब्राह्मण रही, उनका नाम डॉक्टर शारदा कबीर था। शादी के बाद सविता अम्बेडकर थे। ये बाबा साहब है और एक ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, सोशल एक्टिविस्ट राय बहादुर जी के भोज। और ये मनोहर चित्रिस्ट है, जिसे इस कॉलेज का पहला प्रिंसिपल बनाया गया। पानी पी सकते थे या उनके पशु जानवर पानी पी सकते थे। दलित वंचित अछूतों को इस तालाब पर पानी पीने का कोई अधिकार नहीं था। तब बाबा साहब अपने 10,000 अनुयायियों को लेकर इस तालाब पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब इस तालाब पर पशु और जानवर पानी पी सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं? हम क्या पशु जानवरों से भी ज़्यादा गए गुजरे या बदतर हैं जो इस तालाब का पानी नहीं पी सकते? बाबा साहब ने कहा कि ये तो हवा, पानी, धूप, छांव सभी नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक संसाधन है और प्रकृति पर सबका समान अधिकार होता है। किसी का भी एक अधिकार नहीं होता, तो हम यहाँ का पानी क्यों नहीं पी सकते? बाबा साहब ने कहा कि हम यहाँ का पानी पीकर अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन समान रूप से हम भी इंसान हैं। तो बाबा साहब 10,000 अनुयायियों को लेकर इस तालाब पर पहुँचे और जब इस तालाब पर पहुँच बाबा साहब ने अपनी अंजलि में पानी को लेकर जब टेस्ट किया, तो टेस्ट करने को मराठी में चाव कहा जाता है। तो इस तालाब का नाम चौदार तालाब हुआ। और बाबा साहब पहले ऐसे महापुरुष हुए अभी तक के भारत के इतिहास में कि जिन्होंने पानी के लिए भी सत्याग्रह किया और पानी को भी खुद अपने संघर्ष से लड़कर दिया। ठीक है, तो जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई होंगी, किसी ने भी अपनी जटाओं से गंगा हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो पानी भी बाबा साहब आपके संघर्ष से पीने को मिला। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र याद रखो। किसी रूप में बाबा साहब को सहयोग किया, साथ दिया। और इसमें प्रमुख है जोगिंद्रनाथ मंडल। जोगिंद्रनाथ मंडल ही है जो बाबा साहब को संविधान सभा में जितवा कर लेकर आए। बाबा साहब सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर आए थे संविधान सभा में, पूर्वी बंगाल से, जहाँ पर अभी बांग्लादेश है। लेकिन जब विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना, तो ये पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के एक फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने पहले कानून। हम देखें तो दोनों ही देशों का जो संविधान लिखा, दोनों ही वंचित और अछूत समाज से आते थे। पाकिस्तान के जोगिंद्रनाथ मंडल और भारत के बाबा साहब। ये कमलकांत वासुदेव चित्रे, गोविंदराव टिप्पणी, सहस्त्रबुद्धे, मनोहर चित्रित। हालांकि इसमें से अधिकांश लोग जाति से ब्राह्मण रहे, लेकिन जब बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाया, मनुस्मृति का दहन किया, तब इन लोगों ने बाबा साहब का साथ दिया था। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि मेरा विरोध और लड़ाई ब्राह्मणवाद से है, न कि ब्राह्मण से। क्योंकि ब्राह्मणवाद एक सोच है, एक विचार है, और लड़ाई भी हमेशा विचारों की होती है, न कि व्यक्तियों की। देखो, यहाँ पर हम देखेंगे बाबा साहब के जीवन का एक सत्याग्रह जो हमने वहाँ देखा था, कालाराम मंदिर सत्याग्रह। कालाराम मंदिर नासिक में है और ये कालाराम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मंदिर के अंदर जो राम की मूर्ति है काले पत्थर से बनी हुई है। तो जिस समय वंचित और अछूत समाज के लोग इस मंदिर में जाते हैं राम दर्शन के लिए, राम रथ खींचने के लिए, उस समय इस मंदिर के मुख्य पुजारी के आदेश से मंदिर के चारों तरफ के दरवाजे बंद कर दिए गए, जिससे कि वो लोग इस मंदिर में प्रवेश ना कर सके। उस समय बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर मेरी भी जिद केवल मंदिरों में घुसने की होती तो आज मैं तुम्हारे अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाता। और भारत भी तभी महाशक्ति बन सकता है जब मंदिरों की तरफ जाने वाली लंबी लंबी कतारें विद्यालयों की तरफ मुड़ जाएंगी। लेकिन एक सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए ज़रूरी था। तब बाबा साहब ने अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से इस मंदिर में वंचित अछूतों को प्रवेश तो दिला दिया, लेकिन उसी समय सवर्णों ने उन पर हमला कर दिया और उस हमले में बाबा साहब के सर पर चोट लगी थी। बाबा साहब इस आंदोलन में बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे और इस आंदोलन को करने में बाबा साहब के जीवन के 5 साल का संघर्ष शामिल रहा था। अभी तक के भारतीय आंदोलन में चलने वाला सबसे लंबे समय तक का ये आंदोलन रहा। 5 साल 4 महीने 11 दिन तक लोग डेली जाकर मंदिर के आसपास बैठ जाते थे कि कभी हमें प्रवेश का मौका मिलेगा, कभी तो हमें अंदर घुसने दिया जाएगा। तो इस सबसे लंबे समय तक का ही संघर्ष था। खुद रहने के लिए बाबा साहब ने इस घर को बनाया था सिर्फ अपनी बुक कलेक्शन के लिए, अपनी किताबों के लिए।
और ये जो घर था ना उस समय की इंडिया नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करता था, पर्सनली सबसे बड़ी लाइब्रेरी। बाबा साहब के पास जो पर्सनली बुक कलेक्शन था लगभग 28 से 30,000 का कलेक्शन था। और इसी घर का नाम राजगृह रखा था बाबा साहब ने, जो कि दादर मुंबई में है। बाबा साहब के फैमिली मेंबर्स हैं। बाबा साहब के 5 बच्चे हुए थे, उनमें से एक ही जिंदा बच पाए, यशवंत राव अम्बेडकर। बाकी 4 की डेथ हो गई थी कुपोषण और निमोनिया से। कोई वीडियो नहीं बनाएगा भाई। ये बाबा साहब है। थक गए Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a better society which recognizes equality and fraternity as the principles of life. These principles of equality and fraternity are not to be treated as आज खींच दियो आज फोटो ऐसा खींच रही जैसे ये बैठ कर over the many. और ये सेंसर है, यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, इससे ये 3D प्रोजेक्टर। If we wish to maintain democracy, not merely in form, but also in fact, what must we do?